दीपावली पर वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा अग्रिम आपको बधाई। हम अभिनंदन करते हैं अपने समस्त दर्शकों का। दीपावली पर यह सवाल ज़्यादा तौर पे उठाया जाता है कि भारत में दो तरह के धन हैं और सारी दुनिया में दो तरह के धन हैं। एक धन होता है सफ़ेद धन और एक होता है काला धन। तो आज हमारे साथ में भारत के ख्यातनाम अर्थशास्त्री और विचारक, बहुत अच्छे लेखक प्रोफेसर उदय जैन जी हैं। हम उनसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं, जवाब आपके हैं। ये रुचिकर साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। हम आपसे जानना चाह रहे थे सर, सफ़ेद धन के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? सफ़ेद धन जिसे कहा जाता है, एक्चुअली वास्तव में वह वैध तरीके से कमाया गया धन है जी। जैसे सरकार की आय के जितने स्रोत हैं, विभिन्न प्रकार के कर हैं, प्रत्यक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, या नगर पालिका नगर निगम, इन सब के भी जो शुल्क या कर हैं, ये सब सही तरीके से जो दिया जाता है वो सफ़ेद धन मान सकते हैं आप। और काला धन जो जिसको बिना टैक्स चुकाए या आवश्यकता से अधिक वसूल करके, या जैसे सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी काम को करने के एवज में धन प्राप्त करते हैं, वो जनरेट होता है काले धन के रूप में। जी, ये काला धन की समस्या खास तौर से भारत में क्यों बढ़ती जा रही है? कैसे पैदा हो जाता है ये, और इस पर रोकथाम क्यों नहीं लगाई जा सकी अभी तक? देखिए, काले धन की समस्या, ब्लैक मनी की समस्या केवल भारत की ही नहीं है, वरन यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जी। केवल भारत में ही काला धन बनता हो ऐसी बात नहीं है। एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में, यूरोप के देशों में भी काला धन बनता है, पर वहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है जो आम जनता को मालूम नहीं पड़ता। जहाँ पर काले धन की जो स्रोत हैं वो इतने फैले हुए हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा काला धन इकट्ठा होता जाता है और वह देश के लिए खतरा बन जाता है। एक ज़माना था जब हम ये कहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था दो भागों में बट गई है, एक वैध तरीके की अर्थव्यवस्था, सफ़ेद अर्थव्यवस्था, और दूसरी काले धन की अर्थव्यवस्था, जो कि सफ़ेद या वैध अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है। अब पिछले 10-12 सालों में काले धन को रोकने के लिए प्रयत्न बहुत हुए हैं, हो रहे हैं, आज भी बराबर जारी हैं, पर काले धन की प्रक्रिया वह ऐसी है कि वह पूर्ण रूप से अभी तक उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। आपने देखा होगा कि विदेश में जो बड़े बड़े पद पर हैं, राष्ट्रपति स्तर के लोग, वे अकूत धन इकट्ठा करने के कारण उन्हें कभी कभी देश तक छोड़ करके जाना पड़ता है जी। तो काला धन इतना 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 सशक्त तरीके से काम कर रहा है, वह विदेश में भी और अपने देश में भी। पर अपने देश में वर्तमान जो सरकार है वह पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि काले धन के निर्माण को, काले धन जिस तरीके से बनता है, जिनके पास काला धन है वह वापस उसे वसूला जाए, इसके प्रयत्न सरकार कर रही है। बहुत अच्छे आप जवाब दे रहे हैं, सारगर्भित आपके जवाब हैं और विचार युक्त हमारे सवाल हैं। हम खास तौर पर सब बातचीत कर रहे हैं भारत की, तो आप यह बताने का कष्ट करें कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जैसे कि काला धन पैदा ही नहीं हो, और जब पैदा ही नहीं होगा तो काले धन की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इसके लिए क्या आपके सुझाव होंगे? आपने ठीक कहा कि काला धन निर्माण ही नहीं हो
इस दिशा में सोचा जाना चाहिए, इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए, इस दिशा में सरकार ने, समाज संगठन ने और विचारवान लोगों ने इस पर विचार करना चाहिए कि काले धन का निर्माण पर रोक लगे। अब यह रोक कैसे लगेगी, इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। पहला दृष्टि तो ये कि बहुत सी बार सरकार के टैक्सेशन, सरकार की जो कर प्रणाली है, उसके माध्यम से, उसके कारण से भी काला धन निर्माण हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ये देखें कि जैसे सोने या चांदी के व्यापार पर जो कर की दर है खरीद बिक्री पर, वह मेरा जहाँ तक विचार है, मेरी जहाँ तक सोच है, वह शायद लगभग 3% के आसपास है। तो अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये का कोई सोने की आइटम खरीद रहा है, तो उस पर अगर वह 3% अगर कर चुकाता है तो वो रकम थोड़ी ज़्यादा होती है। कर प्रणाली ऐसी होना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों के पराग पर अपना हिस्सा केवल एक कण के रूप में लेती है, इसी तरह से कर की जो क्वांटिटी है, कर की जो मात्रा है, वह इतनी कम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ये नहीं सोचे कि वह किसी तरह से कर को चुरा करके अपना घर भरे या उसे कर चुकाने में तकलीफ हो, ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो एक तो प्रणाली ये। दूसरा ये कि अगर जिन लोगों के पास काला धन है, जिन लोगों ने काले धन के रूप में करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं, उनसे वह काला धन फिर से प्राप्त किया जाए। तीसरी स्थिति यह है कि जिन लोगों ने काला धन विदेश में जमा करा दिया है, वह वापस लाने की प्रक्रिया होना चाहिए। जैसे अभी अभी सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था है कि लुकआउट नोटिस उन लोगों के लिए जारी किया जाए जो देश से विदेश भाग गए हैं और विदेशी बैंकों में उन्होंने काला धन जमा कराया है, उन्हें वापस लेने की उस प्रक्रिया को वे सरकार तेजी से बढ़ाना चाह रही है। ये एक अच्छा कदम है। और जो लोग चले गए हैं, देश छोड़ करके भाग गए हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहिए, तभी काले धन पर रोक लगी सकती है। अच्छे आप सुझाव दे रहे हैं, इंटरव्यू जारी है। आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विदेश का काला धन हम भारत लाएंगे, लेकिन आज समस्या ये है कि जैसा अपेक्षित तौर पर विदेश का काला धन भारत आना था वो आ नहीं पाया, और भारत का जो काला धन है बहुत कम एवरेज में बाहर आ रहा है। इसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे सर, दीपावली के पहले? देखिए, सरकार के प्रयत्नों में और गतिशीलता आए, इसके लिए सरकार पर वैचारिक दबाव पैदा होना चाहिए। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री ने काले धन को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं, कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। नोटबंदी का भी एक मुद्दा ऐसा था जिसे मैं सोचता हूँ, हालांकि बहुत लोग हमारे इन विचारों से सहमत नहीं होंगे, कि काला धन को रोकने के लिए नोटबंदी उन्होंने लागू की और उसमें उन्हें सफलता मिली। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उससे भी काले धन के निर्माण पर, काले धन के निर्माण की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी। पर जिन राजनीतिक दलों के नेताओं के, जिन राजनीतिक दलों के पास काला धन अपार मात्रा में था,
वह सब का सब व्यर्थ हो गया। और बहुत से परिवारों के पास भी, बहुत से बड़े नामी परिवारों के पास भी जो काला धन के रूप में नोटों का अंबार था, वह सब का सब बेकार हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि वह एक अच्छा कदम था। हालांकि बहुत से लोग उसके प्रति अलग विचार रखते होंगे, पर मेरा विचार ये है कि वो एक अच्छा कदम था। और आज जो सरकार या प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि काला धन जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन बिंदुओं पर, जिन जिन अधिकारियों के पास या जिन जिन उद्योगपतियों के पास या व्यापारियों के पास है, उसे बाहर लाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं। पर एक बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर कोई राजनीतिक नेता अगर किसी मामले में, अगर किसी मुद्दे पर, किसी नीतिगत मामले में यदि उस पर आरोप लगता है कि उसने एक बड़ी राशि, बड़ी धनराशि जो करोड़ों में होती है, उसने प्राप्त की है, और जब ईडी या अन्य संस्थाएं उसके विरुद्ध जांच करती हैं, उन्हें बुलाती हैं, तो एक तरह से राजनीतिक दबाव पैदा किया जाता है कि उस पर कोई एक्शन न लिया जाए। जबकि देश का कानून ये कहता है कि यदि आप किसी कानून के विरोध में हैं, यदि आपने कोई कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके लिए आपने उन जांच संस्थाओं को सहयोग करना चाहिए और उसके लिए ऐसा राजनीतिक दबाव नहीं डालना चाहिए कि व्यक्ति अगर आरोपित है तो उसे आरोप से मुक्त किया जाए। ये कोई बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं होगी, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इस पर राजनीतिक दलों ने भी विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी आपने आवाज़ उठाई। यदि कोई आरोपित है तो जब तक न्याय नहीं हो तब तक चुपचाप रहना चाहिए। न्याय की प्रणाली में हस्तक्षेप एक तरह का संगीन अपराध है। हम ये देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि खुलेआम टैक्सेस चोरी की जा रही है। जीएसटी जो लगी थी, बिना बिल के सामान बेचा जा रहा है, और ये टैक्सेस चोरी, कर चोरी भी एक संगीन अपराध है। हम ये नारा देना चाहेंगे वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा, काला धन बाहर लाओ और सारी दुनिया को बचाओ। आपको प्रोफेसर उदय जैन जी का ये साक्षात्कार कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। जय भारत, जय विश्व।